पर कि अब आपको पता है कि सेंट्रोमेयर की डिफरेंट लोकेशन एक पॉइंट पे हो तो क्या कहेंगे उसे, ये कहाँ इसको क्या कहेंगे, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है ये नेम्स आपको। पर आपको ये याद हो जाएगा अब इस पिक्चर को देखने के बाद कि सेंट्रोमियर की डिफरेंट लोकेशंस की वजह से ही डीएनए की डिफरेंट शेप्स होती है। मैम आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं यस आ रही? मैम। क्यों दिखाया ये? ओके। यस नाम मैम, नहीं है आपके सिलेबस में, नीट की प्रिपरेशन करोगे तब ये नाम आएँगे। मैम ठीक है? तो एक हमने क्वेश्चन है। इसके आंसर्स में ये डिस्कस कर लिया, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स होती है, जीन्स के डिस्क्रीट सेगमेंट्स डीएनए। डीएनए में डीएनए होते हैं और सेंट्रोमियर की लोकेशन के हिसाब से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन और बीइंग्स हैव डैश पेयर ऑफ 23। 23 क्रोमोसोम 23। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये भी मुझे तुम्हें दिखाना है। देखो मैं तुम्हें आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा रही हूँ। आप मुझे एक बात बताओ पहले, चलो आप देखते हैं आपका आईक्यू क्या कहता है कि मेरी बॉडी का सेल, मेरे हैंड का स्किन का सेल, एपिथेलियल सेल, मेरे लिवर का सेल, मेरी आईज के अंदर जो सेल है, ये सारे जो सेल्स हैं मेरी बॉडी के, क्या वो सेल्स भी मेल और फीमेल होते हैं? नो, वो सेल्स मेल्स और फीमेल्स में एक जैसे होते हैं? नो। the cells don't have a gender, but they're called female your daughter cells because they can reproduce and for simplicity. अच्छा, तो मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो सेल्स वो नहीं होते, सेल्स का जेंडर नहीं होता, है ना? आप ये कहना चाह रहे हो? Yes. सब लोग यही सोचते हैं ना, पक्का सही मैम बात है ना सेल्स ये? का जेंडर नहीं होता बट दे कैन डिफाइन अ जेंडर। दे कैन डिफाइन अ जेंडर, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। लेकिन बेटा आप सबको ये बात गलत पता है, हर सेल का भी जेंडर होता है। लो तुम्हें दिखाती हूँ। ये मान लेते हैं ये मेरी बॉडी का कोई भी सेल है। क्यों? पहली बात तो ये सोमैटिक सेल क्यों कह रही हूँ मैं? कोई भी मतलब सोमैटिक। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये मेरी बॉडी का सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा क्रोमोसोम है? क्यों कह रही हूँ मैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में? ये सोमैटिक सेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें 23 पेयर है। देखो, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 22nd पेयर, 23rd पेयर। तो टोटल 23 पेयर्स है कि नहीं है? Yes. इसीलिए ये सोमैटिक सेल है। अगर ये गेमेटिक सेल्स होते तो क्या होता? इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते, 23 पेयर नहीं होते जैसे यहाँ पे पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये एक सोमैटिक सेल है। गेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? वो हेप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। और ये जो सेल आपके सामने पिक्चर में है, ये एक डिप्लॉइड सेल है क्योंकि पेयर है। देखो, ये रहा एक पेयर, ये रहा एक पेयर, ये रहा एक पेयर, राइट? है Yes, ना? ma'am. अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। आप ध्यान से देखो, 22 पेयर्स तो सब पेयर पेयर सब आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है ना? पेयर्स में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स सारे सेम है बाकी सारे पेयर में, एक्सेप्ट दिस 23 थर्ड पेयर। और ये 23 पेयर में एक एक्स है, एक वाई है। आप मुझे बता सकते हो कि ये सोमैटिक सेल किसकी बॉडी का है, फीमेल या मेल बॉडी का? Male. मेल। क्योंकि मेल। मेल में एक्स और वाई होता है। मेल। हाँ, अगर six with अगर all. फीमेल होता एक्स X एक्स X. एक्स एक्स। तो ये भी इस तरीके से इतना इतना बिग होता ना, आइडेंटिकल होता, है ना बेटा? Yes. जब एक्स एक्स होता फीमेल। तब ये फीमेल सेल होता। इसका मतलब अगर मेरी बॉडी का कोई एक सेल भी मिल जाए साइंटिस्ट को, अगर मेरी बॉडी का कोई एक सेल भी मिल जाए तो ये बताया जा सकता है कि मैं फीमेल थी या मैं मेल थी। हाँ, that's how they investigate the fossils. राइट? समझ में आया? मैम Which डॉक्टर हाँ लाइक अगर उन्होंने ये 23rd पेयर चूज ना करा और इनमें से कोई एक कर लिया तो। बेटा, चूज ना कराओ, पेयर क्रोमोसोम थोड़ी निकालना है, सेल निकालना है। सेल के न्यूक्लियस cell के के अंदर है ये सब। अंदर ये सब है. अभी तो ये सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, उसके अंदर है बेटा ये क्रोमोसोम हम तो। न्यूक्लियस में सारे होते हैं। हाँ, ओके मैम। Small things have smaller things. क्या बच्चे? Small things have smaller things. हम्म, आप समझ में आया? तो मेरी बॉडी का हर सेल फीमेल सेल है और प्रणव की बॉडी का हर सेल एक मेल सेल है।
तो सेल्स का भी जेंडर होता होता है। है। आ गई बात समझ में बच्चे की नहीं आई? Yes, ma'am. But they all perform the same tasks. नो, नॉट एट ऑल। Ma'am, same tasks, have same ability to do them. नो 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 Except नो the sexes. नो 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 नहीं, नो 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 नो। ये हो सकता है हेयर बता रहा हो, ये कान बता रहा हो, ये आईज बता रहा हो, ये बता रहा हो कि एंजाइटी टाइम्स में सानवी को पसीना आएगा, या वो शिवर करने लग जाएगी। अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स और आपके बिहेवियर्स भी नहीं, यहाँ। मैं बोल रही थी कि कोई मेल सेल का ये वाला और कोई फीमेल सेल का यही वाला सेम ही टास्क करेगा। हाँ, अगर आप ऐसे सोचो तो हाँ, अभी वो तो बहुत डीप साइंस में जाओगे तो पढ़ोगे कि इनके कौन-कौन से क्रोमोसोम्स क्या-क्या फंक्शन प्ले करते हैं। तो वो तो बहुत हायर रिसर्च वर्क है। उसको तो अभी छोड़ दो, वो तो अभी स्कूल लाइफ में भी नहीं आने वाला है कहीं पे भी। ठीक है? आई बात समझ में बच्चे की नहीं आई? yes, आई तो मैम। अभी ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स। In gametic cells, there are 23 chromosomes, no pair. Okay, everyone. अब yes, चले आगे की पढ़ाई करें। अब मैम, पढ़ रहे हैं हम what is a cytoplasm. Cytoplasm is the region of the cell located between the plasma membrane and nuclear envelope. हम्म तो यहाँ पर हमने पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म वो रीजन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का होगा। मतलब इस एनवेलप के बाहर एक्सटीरियर टू न्यूक्लियर एनवेलप एंड इंटीरियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में द कंप्लीट जेली लाइक सब्सटेंस या मैट्रिक्स इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, इट्स नॉट लाइक वाटर, पानी नहीं है। gel It like it's jelly like, है ना? It is just Cytoplasm is further divided into two parts. Cytoplasm के भी अब आगे two parts हैं. One is endoplasm, the inner granular mass, and the ectoplasm or the cell cortex or the outer clearer layer. तो सेल के बाहर की तरफ, मतलब साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ एक क्लियरर लेयर होती है और ग्रैन्युलर थिंग जो है वो सेंटर की तरफ होती है। मैंने पता है इसे कैसे रिलेट किया है। इसे आप ऐसे समझो जैसे कि ये न्यूक्लियस जो है वो अर्थ है और जो सेल का डायग्राम है वो एटमॉस्फेयर है। तो एयर की डेंसिटी कैसे होती है? इनर साइड पे ज्यादा होती है ना, yes, मतलब यहाँ ज्यादा है ना? and outer side में बहुत कम डेंसिटी है। हम्म, और आउटर साइड में कम है। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, साइटोप्लाज्म में भी इनर साइड पे ग्रैनुलर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्लियरर। नेक्स्ट देखो। अच्छा, अभी ये मैंने बता दिया दो लेयर्स। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ watery ground substance, it's not water, called the cytosol. साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें ये सब कुछ एम्बेडेड है, जिसे साइटोसोल कहते हैं। तो मैं आपको इसे ऐसे समझाऊं कि साइटोप्लाज्म माइनस ऑल दी ऑर्गेनेल्स, माइनस ऑल दी वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर ऑल दी important things that the cell has stored, सब कुछ माइनस कर दो साइटोप्लाज्म से, तो जो बाकी पीछे पानी सा रह जाएगा दैट इज साइटोसोल। कुछ आ रहा है पिक्चर माइंड में क्लियर? yes मैम। कि एक साइटोप्लाज्म था जो कि गाढ़ा किस वजह से हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ वेस्ट ऑर्गेनेल्स प्रोडक्ट्स थे, एंड कुछ कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स थे, कुछ उसके अंदर ऑर्गेनेल्स थी। तो वो एक गाढ़ा थिक सी चीज बन गई थी। अब ये सब निकाल दो एक एक करके, तो जो थोड़ा पीछे पानी पानी सा रह गया दैट इज साइटोसोल।
माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई साइटोसोल की? Yes, ma'am. ठीक है ना? ओके। Cytosol forms the ground substance of the cytoplasm in which the cell organelles are embedded. It contains a system of protein fibers known as cytoskeleton. साइटोस ये वाली लाइन छोड़ सकते हैं हम, मुझे नहीं बताना है अभी आपको साइटोस्केलेटन भी क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं। Cytosol is almost 90% of water which contain all the molecules and ions needed to support life. तो ये 90% वाटर ही है इसके अंदर, जिसके अंदर बाकी और आयंस वगैरह है टू सपोर्ट लाइफ। आ रही है बच्चे बात समझ में? मैम हम्म। मैम हमारे नॉर्मल एनिमल सेल्स में और आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज में कोई डिफरेंस है? बेटा नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है? वो भी नॉर्मल ही है बेचारे सेल्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। शेप्स अलग है, साइजेस अलग है, हर एक तरीके की चीजें अलग अलग है। चलिए अभी आगे समझे। मैम तो अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं। चलो देखो यहाँ पर, साइटोसोल सर्व्स एज अ स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयंस। मतलब ये सब अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयंस, ये सब उसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोसोल के ऊपर। ठीक है। इन साइटोसोल सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज भी कवर होते हैं, इसको छोड़ दे। ऑब्वियसली जब हमने कह दिया कि साइटोप्लाज्म में वो फंक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो वो साइटोसोल में ही हो रही है फिर तो। ठीक है। तो हमने ये बात पढ़ ली, क्या पढ़ ली, कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में से आप इंपॉर्टेंट वो निकाल ले, इम्प्योरिटीज, इंपॉर्टेंट स्टोरेज प्रोडक्ट्स, और साथ में ऑर्गेनिल्स निकाल दें। जो पीछे का पार्ट रह जाएगा वो साइटोसोल होगा, जो कि 90% वाटर है और साथ में कुछ एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज और विटामिन और आयंस। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? ठीक है ना? ओके। अब हम सेल ऑर्गेनिल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। मैम यहाँ से बाकी ऑर्गेनिल्स शुरू है। बोलो आर्या बेटा। मैम so everything inside the cell including the nucleus is protoplasm. यस, राइट। Okay. तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन containing each and everything inside is protoplasm. That is the living matter, no? पूरा वो living मैम content है। न्यूक्लियस भी? हाँ बेटू, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। ठीक है। Everything that is not the cell wall is चले protoplasm. अब आगे देखें, ऑर्गेनेल्स पढ़नी शुरू करनी है। पहले हमें पढ़नी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो फर्स्ट नेबर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के साथ ही है बिल्कुल। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने ये बात पढ़ी थी, मैंने तब आपको कहा था कि मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगी। मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था, ये रहा, ये रहा, और यहाँ पर होल्स हैं, है ना, और यहीं पर ही बनी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Endoplast. है ना? Ma'am, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक कंटिन्यूअस चैनल है आउटर लेयर का। अब इसका डायग्राम कैसे समझ रहे हैं? देखो, ये रही न्यूक्लियस की इनर लेयर, और अब न्यूक्लियस की बाहर की लेयर बना रहे हो। देखो यहाँ से ये निकला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इसने सिस्टर ने बनाई, मतलब इस तरीके से। it looks like the Golgi apparatus. मैंने सिर्फ अभी नहीं बेटा, अब अलग है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक लेयर बनाकर दिखाई है। अभी इसे बनाने के लिए आप यहाँ से भी एक ओपन चैनल छोड़ोगे, यहाँ लाइन नहीं होनी चाहिए, और वो इस तरीके से एक और यहाँ से। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम इसमें दो लगी होती है ना, देखो, एक लाइन देखो होती ये है। रहा, ये रहा इनर लेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर लेयर, और अब बाहर की लेयर देखो, आउटर लेयर, ये देखो, ये वही डिफरेंट लेयर्स बनाते हुए आगे चल रही है, चल रही है, चल रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। देखते हो बच्चे, बात समझ में आ रही है? Yes. Ma'am, ये Golgi apparatus जैसा
दिखता है। Like हम्म it is connected like a channel, but that is not connected. हम्म तो इट इज एन इंटरकनेक्टेड चैनल। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। ऐसे तो आउटर लेयर इज इन कंटिन्यूएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब देखो जो इसके ऊपर होल्स प्रेजेंट थे न्यूक्लियर पोर, वहां से राइबोसोम बाहर आ रहे हैं और इन लेयर्स पे अटैच हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये जितनी डॉटेड है ये सब क्या हो गई? ये RER हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसे ये ग्रैनुलर राइबोसोम चिपक गया इसके ऊपर और ये रफ हो गई इसकी सरफेस। और ये पीछे उससे दूर है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तक राइबोसोम आकर अटैच नहीं हुआ। उसमें होल्स नहीं है। होल्स वाली बात नहीं है बेटा, डिस्टेंस पे है ना, वो ज्यादा दूर है ना वो। मैम बट हमारी मैम ने तो बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें एक क्या? अगर ये सॉरी मैम, थोड़ी सी गलत गंदा बन रहा है डायग्राम। कोई बात अगर नहीं। इधर अगर इधर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER, तो इधर होएगा SER। लाइक वो अपोजिट फेजेस में होते हैं न्यूक्लियस के साथ। वो नहीं तो नहीं कॉल्ड पेरेंट्स हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ गलत समझ में आया है, मैम इतनी गलत बात नहीं बता सकती। नहीं, है तो था। ऐसे नहीं होता कि न्यूक्लियस की एक तरफ SER और एक तरफ RER। नो, देखो, पढ़ो, इसे पढ़ो। ER is a membranous network enclosing a fluid-filled lumen that almost fills up the intracellular cavity। मतलब ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, ये पूरा एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का बना हुआ, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन है। फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन मतलब जैसे अगर ये दो लेयर आपने बनाई है तो इसके बीच के खाली स्पेस को हम ल्यूमेन कहेंगे, और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। तो दिस ऑल यहाँ पर इनसाइड इज फिल्ड विद फ्लूइड। यहाँ 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 सब जगह अंदर अंदर इसके फ्लूइड भरा हुआ है। आ रही है बात समझ में? दैट ऑलमोस्ट फिल्स अप इंट्रासेल्युलर कैविटी। तो सेल के अंदर की मोस्टली जगह इसी ने ही ऑक्यूपाई की होती है। ER is connected to the outer membrane of the nucleus at one end, whereas the other end is connected to the plasma membrane। देखा? अब बात समझ में आई देखो कैसे, कि जो आपकी मैम ने बताया वो आपने मिस इंटरप्रेट किया। ये सेल है पूरा, ये न्यूक्लियस है, एक तरफ से न्यूक्लियस से जुड़ा है ये चैनल और एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इस तरीके से अगर न्यूक्लियस से कोई चैनल ड्रॉ करना है तो वो इनके थ्रू, मेम्ब्रेनस चीजों के थ्रू होता है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो पहली बात तो कैसे कैसे वर्ड्स ध्यान रखोगे, ये मेम्ब्रेनस है, फिर आप ध्यान रखोगे ये फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन है, राइट? मोस्टली पूरी इंट्रासेल्युलर कैविटी ऑक्यूपाइड है, और सेल के अंदर जहां भी न्यूक्लियस होगा उसके एक तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की तरफ से, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर जाएगा इस तरीके से। दूसरे एंड पर नहीं है, नो, यहाँ पर है, यहाँ पर। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस। ठीक है, आगे देखें। चले अभी आगे देखें। यस मैम। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? हम अपने SCR पढ़ा तो हमने, अभी ER खत्म नहीं करा। Other end is connected with plasma membrane. ER occurs in the form of three parts: cisternae, vesicles and tubules। देखिए ये क्या है? cisternae are long, इस तरीके से शीथ, ये cisternae हैं, लंबे लंबे से।
Vesicles are like these. These are vesicles. And tubes are like this. तो वेसिकल, सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स अलग अलग शेप में दिखाते हो यार. लाइक जो नीचे वाले डायग्राम में दिया हुआ है, तो उसमें वो जो लंबे वाला पार्ट है, दैट इज द ट्यूब. देखो बच्चे, कैन यू सी द डायग्राम नाउ? यस मैम. सो देखो, द लॉन्ग ones are cisternes, these are like vesicles, like vessels, and these are like tubes. तो 3 तरीके के ER का शेप दिख गया बच्चे? Yes, ma'am. समझ में आ गया ER की 3 शेप्स? यस मैम. यस मैम. Now RER, ribosomes are attached on its surface for protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस काम है इनका, राइबोसोम इनके साथ अटैच हुए हैं. और SER के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, और लिपिड्स बनाने का, लिपिड मींस ऑयल्स, नेसेसरी ऑयल्स जनरेट करने का काम SER का होता है. आई बच्चे बात समझ में? Yes. यस. चले बच्चे आगे. यस मैम. ओके. RBC of mammals do not contain ER. तो जरूरी नहीं है सारी ऑर्गेनाइलीज सब तरीके के सेल्स में हो. ठीक है बच्चे? RBCs जो है हमारी बॉडी के, उनमें कोई ER नहीं होते. ओके, अब ER के फंक्शंस अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ER acts as a supporting skeletal framework for the cell. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, तो एक स्केलेटल फ्रेमवर्क दे तो रहा है. जैसे हमारी बॉडी के शोल्डर्स हमारे को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क देते हैं, ऐसे सेल को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क मिल रहा है इसकी वजह से, राइट? Then it helps in the passage of nuclear material between the adjoining cells. मैंने आपको बताया ना कि ये एक सेल और ये एक सेल, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस. देखो, तो न्यूक्लियर मटेरियल दूसरे सेल को देना है. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. Are you? या फिर इसे हम यहाँ नहीं भी बनाए तो दूसरे सेल में न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है. इस Ma'am, सेल के न्यूक्लियस का सामान दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है. सेल का सामान नहीं है, न्यूक्लियस का सामान है. अगर आपको स्ट्रक्चर्स ठीक से पता होंगे ना, तो फंक्शन बनाने में कभी टाइम नहीं लगता. तो वो एक क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल को एडजॉइनिंग सेल, साथ वाले सेल को पास करने का एक मीडियम बने हुए हैं, राइट? RER helps in the synthesis of protein by ribosomes on their surface. तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स का काम है, तो RER उसमें हेल्प कर रहा है. अब इसके बाद RER का एक फंक्शन और पढ़ लेते हैं. RER produces hydrolytic enzymes of lysosomes.
मतलब लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स है ना, जिनके अंदर सुसाइडल एंजाइम्स हैं, तो वो सुसाइडल एंजाइम्स लाइसोसोम्स में भरे किसने हैं? आरईआर में। तो मैम आरईआर एक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि वेसिकल में पैक कर देता है, और वही फिर बन जाता है लाइसोसोम। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस From मैम RER, the hydrolytic enzymes are transported to the Golgi apparatus, where it gets included in the lysosomes. तो चलो इसकी जर्नी समझते हैं, फिर कभी भूलोगे नहीं। ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा ER, ठीक है। तो मैंने ER बना दिया गंदी सी शेप में, डिजिटली इससे अच्छी ड्राइंग नहीं आती भाई मुझे, मैम पता इट्स नहीं क्या। नाइस। अभी यहाँ पर मैंने गोल्जी apparatus बना दिया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो एंजाइम्स है वेसिकुलर, गोल्जी apparatus एक कवरिंग तैयार करता है जिसके अंदर ये एंजाइम्स पैक हो जाते हैं। गोल्जी apparatus मैंने आपको बताया था क्या कि घर में रखे हुए पॉलिथीन्स का स्टॉक है। घर में पॉलिथीन्स रखते ही मम्मी मम्मी पॉलिथीन आती है उनको फोल्ड फोल्ड कर करके अच्छे से संभाल लेती है, करती है ना। तो वो जो पॉलिथीन्स का स्टैक है ना, वो गोल्जी apparatus है। घर में कुछ भी लाना है उसमें पैक करके ले आओ, घर से कुछ भी लेकर जाना है उसमें पैक करके ले जाओ, ऐसे करते हैं ना हम। तो वो पैकेजिंग मटेरियल सर्व कर रहा है। तो एंजाइम तो बनाए आरईआर ने, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स बना दिए, और वो पैक कर दिए गोल्जी apparatus ने। तो दोनों के सहयोग से लाइसोसोम का जन्म हुआ। Ma'am, but why would the cell need a lysosome? Suicide. Why would it want to suicide? क्योंकि बेटा अगर मान लेते हैं सेल के अंदर कोई चीज, जैसे जैसे हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो बिल्कुल खराब हो जाए और इररिपेयरेबल हो, तो डॉक्टर क्या करता है, वो पार्ट को निकाल ही देते हैं ना। Yes, ma'am. तो अब ये तो सेल बेचारे सेल्स के डॉक्टर कहाँ से आएंगे? तो लाइसोसोम जाएगा उस पार्ट को कंज्यूम कर जाएगा जो इररिपेयरेबल पार्ट होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Okay, ma'am. या फिर सेल पूरा ही एजिंग हो गई, बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा सेल है, अब सेल थोड़ी वो डाई करेगा, फिर उसके रिमेन्स का क्या करेंगे हम? फिर अलग अलग उनके फ्यूनरल्स थोड़ी करते घूमेंगे। हाँ। हम तो तो पूरे सेल को ही लाइसोसोम्स खा तो जाएंगे। लाइसोसोम अंदर बर्स्ट ओपन हो जाता है, जैसे ही सेल की एजिंग हो गई, उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, लाइसोसोम उसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। लाइसोसोम उसके अंदर ब्लास्ट होते ही क्या हो जाएगा, वो पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगा, मैम पर पूरा सेल। व्हाट अबाउट प्लांट सेल? उनके पास तो सेल वॉल है जिससे वो बर्स्ट नहीं हो सकता। बेटा सेल बर्स्ट नहीं हो जाएगा, सेल के अंदर का लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। सेल बर्स्ट नहीं होगा, सेल कंज्यूम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा, वहां से जगह से ही खत्म हो जाएगी उसकी एंटिटी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। ठीक है। तो लाइसोसोम किसके किसके कंट्रीब्यूशन से बना बताओ? आरईआर और गोल्जी यार apparatus के सहयोग से। आरईआर ने बनाए वो एंजाइम्स जो गोल्जी apparatus ने पैक कर दिए, एंड फाइनली दी थिंग बिकेम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। समझ में आ गया यस आरईआर का ये फंक्शन? यहाँ तक आरईआर पढ़ लिया, आरईआर के फंक्शंस पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं एसईआर के फंक्शंस। SCR of liver helps in the detoxification of various toxic or poisonous substances that enter the animal body through food, air और water. हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हार्मफुल डेडली घुस जाता है, तो हमारी बॉडी के SCR, लिवर के SCR ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है बॉडी की। मैम, liver will only do for solids है ना, kidneys do for liquids, lungs for gas. फिर से बोलो क्या कह रहे हो? Ma'am, the livers will do for the solid harmful material. Kidney will do for the liquids and lungs for the ये gas. हमारी बॉडी में लिवर का बेटा एक फंक्शन तो वो है जो आपको पता है कि बाइल जूस प्रोड्यूस किया और खाने में जाकर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दी। लिवर सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, लिवर के और भी फंक्शन है, तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। वो मैम तो तो जब हम लोग जहर खा लेते हैं तो मर क्यों जाते हैं? it is strong. पहली बात तो हम लोग जहर नहीं खाते हैं, तो हम लोग जहर खा लेते हैं जब कोई जहर खा लेता है, दिस शुड बी द सॉरी क्वेश्चन। सॉरी।
और जब कोई हम लोग जहर खा, वाई हम मरे, पाकिस्तान भेज दो ऐसे सारे जहर। तो अभी अभी हम जो मतलब हम नहीं, मतलब कोई अगर जहर खा लेता है तो बेटा वो जहर की क्वांटिटी ऐसी होती है, वो लिवर बेचारा थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेशन कर सकता है, थोड़ी पूरा तुम बॉटल ही पी जाओगे तो वो बेचारा कुछ कर पाएगा। मैम व्हाट तो अबाउट मैम साइनाइड? हाँ मैम व्हाट अबाउट साइनाइड? थोड़ा सा भी साइनाइड कैन किल, नॉट मैम लाइक वन अगर ड्रॉप। थोड़ा सा भी जहर अरे तो सब लिवर के पास जाएंगे क्या डिटॉक्सिफिकेशन कराने, नर्वस ब्रेकडाउन कर देंगे और बहुत सारे तरीके के पॉइजन्स होते हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये चीजें? साइंस पढ़ो साइंस। चलो, SCR involved in the biosynthesis of glycolipids, phospholipids and cholesterol। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं जिनसे लेयर बननी है, ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, ये सब तरीके के लिपिड्स, मतलब आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो लिपिड्स मतलब ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल भी तो ऑयल ही है। तो लिपिड्स, इट इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। जनरलाइज तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? मैम बायोसिंथेसिस क्या होता है? नेचुरली अंदर बन रहा है हमारे, हम खा थोड़ी रहे हैं, अंदर बन रहा है हमारे। ओके मैम। मैम कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर बनता है? हम्म मैम हम्म मैम तो डॉक्टर्स ये भी कहते हैं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खाना तो चाहिए। हमें कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल होगा तो सेल के बहुत सारे फंक्शंस हो सकेंगे, और ऊपर से एक लिमिट में तो चीज अच्छी होती है। और गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी तो होते हैं बॉडी के, है ना? चलो अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसके पहले ही बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। SCR is involved in the synthesis of steroid hormones like estrogen, testosterone और cortisol। मतलब हमारी बॉडी में कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कि पावर देते हैं बॉडी को। तो वो जैसे कि ये उनके नाम है, अगर आप कॉर्टिसोल छोड़ोगे तब भी चलेगा। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी रिलीज, इनका सिंथेसिस SCR करा रहा होता है सेल में। ठीक है। देन ER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? ये पॉइंट कहाँ से आया? क्योंकि उसने फॉस्फोलिपिड बनाए, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़कर आए हैं हम। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है ना? SCR produce lipid molecules for cell membrane and gets inserted into the SCR membrane। तो अब क्या कर रहा है SCR, क्या कर रहा है? लिपिड मॉलिक्यूल्स बना रहा है सेल मेम्ब्रेन के लिए एंड गेट्स इंसर्टेड इनटू SCR मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड्स मॉलिक्यूल बनाए वो SCR मेम्ब्रेन के अंदर भी चले जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आप सिर्फ यहाँ से इस पॉइंट से इतना समझो कि SCR लिपिड्स बनाता है जो हमने अभी पढ़ा था। RER प्रोटीन बनाता है जो अभी हमने पढ़ा था, है ना? ऑफ सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो हमने ये बात पढ़ी थी जब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ी थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। यस मैम तो इसके अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पढ़े थे। यस मैम वो एक लेयर बनाते हैं। राइट। वो पेरिफेरल भी हो सकते हैं ऐसे, है ना? वो पेरिफेरी पे भी हो सकते हैं और इंट्रिंसिक पूरा होल भी कवरिंग हो सकते हैं। In the process of glycosylation, small chains of sugar known as oligosaccharides are added to molecules of proteins and lipids at the level of छोड़ दो। इतना समझ में आ गए? बहुत सारे फंक्शन हो गए, इतने तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है बच्चे, चलें आगे। यस मैम। ये दोनों का डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैटेंड सैक्स हैं जिनके ऊपर सिस्टर्ने के ऊपर डॉटेड है, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ठीक है। फ्लैटेंड सैक्स जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये मोस्टली वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स होते हैं पीछे से लास्ट वाले, और इनके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ये लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाते हैं, है ना? स्टेरॉइड्स लाइक एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, और लिपिड्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स।
ये हमारे लिवर में अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं और बस इससे ज्यादा नहीं बता रही हूँ। और ये हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स में, ठीक है। बस चलें आगे, राइबोसोम पढ़ाई करें अब। यस मैम। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। राइबोसोम क्या है? एक डेंस स्फेरिकल ग्रैनुलर पार्टिकल है जिसकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, बस बेचारा एक छोटा सा ग्रेन है, छोटा सा ऐसे, जिसकी कोई कवरिंग नहीं है। प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोसोल और रिमेन स्टडेड टू द आरईआर। या तो वो बेचारा छोटा सा ऐसे ही घूम रहा है या फिर वो ज्यादा से ज्यादा सिस्टरने के साथ अटैच हो गया है ना, आरईआर बनाने के लिए। राइबोसोम मेनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर मेनली आरएनए होता है। क्यों? क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से बनकर आया है। कहाँ से? न्यूक्लियोलस में। बस। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। These are considered to be the factories of protein in the cell. प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं इन्हें। One ribosome cannot perform photosynthesis in प्रोटीन सिंथेसिस। ये नहीं करना। इसे ना जे मॉडल कहते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे छोड़ देते हैं कि ये किस तरीके से एक राइबोसोम अकेला नहीं होता है प्रोटीन बनाता हुआ, वो आते जाते हैं और चेन में उस प्रोटीन को लंबा करते जाते हैं। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक, कि बस हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है कैसे। वो छोड़ देते हैं अभी। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 70S और 80S। ये आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं है, 80S और 70S। मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ फोटो दोनों की, कि आपको फर्क पता चल जाए। और ये भी पता चलेगा बाद में 11th क्लास में जो बायो लेंगे, कि ये 70S और 80S दोनों मिलते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। मैम ये राइबोसोम्स के पार्ट्स का नाम है? बता रही हो अभी, देखो। 1 to 60 को क्या हुआ? अच्छा सा डायग्राम निकालने दो। देखो बच्चे, ये 70S है और ये 80S है। दो तरीके के राइबोसोम्स है, ठीक है। उसमें एक लार्ज यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है। धीरे धीरे जैसे ऐसे लगता है कि इनके बीच में से प्रोटीन वो बनते जा रहे हैं। तो एक लार्ज यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो एक 70S है और एक 80S है। इस तरीके से दो डिफरेंट राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अब बस मेमोरी में ये फीड रहेगा कि राइबोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं। नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये लो, डायग्राम यहाँ गिवन नहीं था, पर आपको ये पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस की चीज नहीं है बेटा ये। तो इस सारे पोर्शन को मैं छुड़वा रही हूँ, ये कहीं भी नहीं है आपकी बुक्स में। व्हाट इज 80S एंड व्हाट इज 70S, ठीक है। Interestingly, ribosome find in the mitochondria and chloroplast of eukaryotic resemble the ribosomes of prokaryotes and not to the 80S of the eukaryote ribosomes. तो ये कह रहे हैं कि मतलब राइबोसोम की टाइप्स प्रोकैरियोट से मिलती है एक, पर मुझे इस डिटेल में जाना ही नहीं है। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमें गोल्जी अपैरेटस पढ़ना है बेटा। गोल्जी अपैरेटस के दो फेजेस हैं, वन इज सिस फेज, अनदर इज ट्रांस फेज। ये सिस फेज है उसका और ये ट्रांस फेज है। कौन सा कहाँ किसकी तरफ होता है, चलो पढ़ाई कर। गोल्जी अपैरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड अरेंजमेंट है जो कि अगेन फ्लूइड फिल्ड है, बिल्कुल किसकी तरह,
सेल ER की तरह साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी भी जो हाँ मेम्ब्रेन थी सिस्टर्ने थी वो फ्लूइड फिल्ड थी ना, Yes, तो ये ma'am. भी फ्लूइड फिल्ड है। It Golgi apparatus is an arrangement of membrane-bound fluid-filled vesicles, vacuoles, flattened cisternae, closed sacs. तो इसके अंदर भी ऐसे closed sacs भी हैं, cisternaes भी हैं, है ना? एक बार दोबारा अगर आप करते हैं, जनरली दी cisternae are stacked together parallel. तो cisternaes क्या है? देखो वो एक दूसरे के parallel ऐसे stacked है, आपस में interconnected नहीं दिख रही है ना ये, ऐसे जैसे parallelly stacked हो, ऐसे है। Ma'am, it is not a channel like. हम्म The two faces of Golgi apparatus, cis face of Golgi, whereas where cisternae are found, and trans phase of cisternae where vesicles are budded off. तो आपके दो फेसेस हो गए, सिस फेस की तरफ आपको सिस्टर्नेस मिलेंगे ज्यादा, और ट्रांस फेस की तरफ आपको वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो गोल गोल वेसिकल्स बन रही होंगी। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? नाउ देखो गोल्जी apparatus और एक डायग्राम में समझाती हूँ। हाँ, फेसबुक का पीडीएफ भेज दोगे क्या? बनाना पड़ेगा बेटू, भेज तो सकती हो बच्चा, बना के भेज देती हूँ। देखो अब दिखा रहे हो। हम्म, फुल सेल के अंदर बड़ा अच्छा इलेबोरेटेड डायग्राम है, तो पर थोड़ा बच्चों वाला है। ठीक है, दिखाते हो। हम्म, राइट। अब देखो बच्चा, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो देखो, इसका वन फेस, सिस फेस इज फेसिंग द न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस इज फेसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट बच्चे? इस तरीके से। ओके बच्चा। और और जो सिस फेस है वहां पर लंबे लंबे सिस्टर्नेज होंगे, और लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आते हुए वेसिकल्स। एक्चुअली पर्पस क्या है इसका वो दिखाने के लिए नेक्स्ट डायग्राम दिखाते हैं। ये देखो, देखो क्या हुआ। ये एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, जिस जो ये सामान आया, एंजाइम, ये एंजाइम है, ये ये एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल आया, वेसिकल आया, उसने इसको कैरी किया और यहाँ आकर उसे दे दिया सिस्टर्ने को। अब वो मूवमेंट करके आगे आ रहा है, उसके अंदर मूवमेंट करके आगे आ रहा है, और वो एक वेसिकल के साथ फिर से अटैच हुआ, और वो सिक्रीटरी वेसिकल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर पहले टच हुआ, फिर बर्स्ट ओपन हो गई, और वो जो एंजाइम हमें थ्रो करना था बाहर, या जो भी वो सामान था वो हमने बाहर थ्रो कर दिया। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम, तो यस इसमें लाइसोसोम तो फॉर्म हुआ। तो क्या बेटा, लाइसोसोम तो बनकर सेल के अंदर ही रह जाएगा ना, वो तो सेल के अंदर ही एक्ट करने के लिए है ना। ये तो सेक्रेटरी वेसिकल के पास सामान लेकर आया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सेक्रेटरी वेसिकल को सामान ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रैवल किया गोल्जी apparatus से, सेक्रेटरी वेसिकल को हैंड ओवर किया, और सेक्रेटरी वेसिकल ने आगे डोनेट कर दिया।
इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर का, सेल के अंदर का एंजाइम्स जो यहाँ बन रहे हैं, ईआर के अंदर बन रहे हैं, वो सब ऐसे आगे सेल से सिक्रीट किया जा सकता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ओके Yes, ma'am. तो हम यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं? अब हमने apparatus acts as an assembly area for the storage, processing and packaging of various cellular secretions. स्टोर भी यहाँ होगा, प्रोसेस भी यहाँ होगा, पैकेजिंग भी यही होगी। तो ये गोल्जी apparatus स्टोर करा देगा किसी सामान में, तो सेल के अंदर रह जाएगा। उसकी पैकेजिंग करानी है, पैक करो और बाहर निकाल दो। और प्रोसेसिंग भी हो सकती है कि कोई प्रोसेसिंग किसी काम के लिए वो सामान बन रहा हो। It involves the synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes. Lysosomes के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन गोल्जी apparatus प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के सिंथेसिस में भी काम करता है। ठीक है, आगे चले। Yes, ma'am. देखो, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्लांट सेल में आपको डिक्टियोसोम वर्ड दिखेगा, गोल्जी apparatus वर्ड ही नहीं दिखेगा। तो जो भी गोल्जी apparatus फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, वो उसी के ही जैसे सब यूनिट्स जो हैं वो डिक्टियोसोम्स हैं, जो कि सेल में वो फंक्शन, प्लांट सेल में वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वील से दैट गोल्जी apparatus इज नोन एज डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Okay, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. लाइसोसोम्स के बारे में हमने देख लिया कि वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होते लाइसोसोम्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर कि टेल अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है? Lysosome. लाइसोसोम्स। और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर बताओ कोई सेल का। Nucleoid. हाँ Nucleoid. हाँ, न्यूक्लियोइड। So वो तो nuclear. प्रोकैरियोट की बात हुई ना, जिसपे कोई Nucleolus. मेम्ब्रेन। राइबोसोम। राइबोसोम। Yes. ठीक है, अरे नेक्स्ट बैच आ गया, 7 मिनट्स ऊपर हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। लाइसोसोम के एग्जाम्पल्स और मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कैसे डाइजेस्ट कर सकता है फूड को भी, और वो खुद भी सुसाइड कर सकता है जब सेल को खत्म करना है तो। ठीक है, सुसाइड। सुसाइड मतलब जैसे वो खुद अब एक्सप्लोड ओपन हो जाएगा तो तो वो सेल डाइजेस्ट कर लेगा पूरा का पूरा। आत्महत्या। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लास्टिड्स हैं 3 टाइप के बाकी अभी, और क्या क्या रह गया? प्लास्टिड, Chloroplast मैम और थाइलाकोइड vacuole. मैम थाइलाकोइड मैम थाइलाकॉइड तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है ना बेटा, थाइलाकॉइड। ये 8 के बच्चे के मैम 8 के बच्चे हैं मैम, लेकिन 8 के थोड़ा सा बच्चे नॉलेज है मैम। मैम गौरी मैम। मैम आज सोल्यूशन कराते हैं साइंस अभी की। कल की क्लास और लगेगी, तब चैप्टर फिनिश होगा बेटा ये। मैम कल हो जाएगा। हाँ, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैम उसके बाद तो माइटोसिस मियोसिस वो भी है ना। ओ मैम तो मतलब सब 9th में पढ़ना पड़ता है क्या? माइटोसिस मियोसिस, मैम तो मतलब परसों तो पूरा माइटोसिस मियोसिस के बिना टेस्ट ले लूंगी ना संडे को। ओके मैम। सेल डिवीजन नहीं करवाऊंगी अभी, ठीक है? चलो बाय बाय फॉर नाउ। 9th क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। बाय मैम, थैंक यू बात मैम। बोल लूं? टेक केयर एवरीवन।